नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 27 और 28 अगस्त का करंट अफेयर साथ में लेंगे और करंट अफेयर पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस करंट अफेयर को पूरा देखें। तो चलते हैं आज करंट अफेयर की ओर। WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त कर दिया गया है। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप उनको पोलियो मुक्त कर दिया गया है। ये WHO अफ्रीका रीजन के कार्यालय ने 25 अगस्त 2020 को अंतिम देश यानी नाइजीरिया था, नाइजीरिया को पोलियो देश मुक्त कर दिया। अब अच्छा, ये क्वेश्चन अभी ये ऐसे भी बन सकता है कि WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से अफ्रीका महाद्वीप के कौन से सबसे अंतिम देश पोलियो मुक्त हुआ है। तो मतलब जिग जैग में या फिर असत्य में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो ये ना नाइजीरिया था सबसे लास्ट वाला देश ये, और इस घोषणा के साथ ही पूरा अफ्रीका महाद्वीप वर्ल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। यह दूसरी बार है जो अफ्रीका में किसी वायरस को ख़त्म किया गया है। देखो, पहले है ना चेचक को पूरी तरह से ना अफ्रीका में ख़त्म हो गया था। फिर WHO के अनुसार किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आता है तो उसे पोलियो मुक्त घोषित कर देते हैं। तो ये है। और वैसे ना भारत की बात करें ना तो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया है। और आपको ना पता होगा, वैसे ना अभी पूरा ना अफ्रीका को तो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे देश बचे हैं जहाँ अभी तक भी वायरस मौजूद है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बुराई है। तो 2014 में पोलियो मुक्त भारत को कर दिया गया था WHO के कार्यालय में। दक्षिण पूर्वी एशिया को देखो है ना, इस दिन है ना दिल्ली में ना WHO के कार्यालय में आयोजित समारोह में दक्षिण पूर्वी एशिया को पोलियो मुक्त देश क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी के तहत भारत भी पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। कभी भी एक देश को अकेले पोलियो मुक्त घोषित नहीं किया जाता, मतलब साथ साथ में किया जाता है। तो ये है आपका पोलियो मुक्त अफ्रीका महाद्वीप। देखो, पोलियो ना एक विषाणु जन्य यानी वायरस से होने वाला रोग है ना। मतलब एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते, पोलियो है विषाणु या फिर वायरस जनित। विषाणु यानी वायरस जनित भी है। तो यह अधिकांश बच्चों को होता है, यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। पोलियो का संक्रमण मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैकोमौखिक मार्ग के द्वारा होता है, यानी यह पानी या मल पदार्थ, अस्वच्छ भोजन के साथ जल के संक्रमण से होता है। मतलब पोलियो ना, आपने गंदा पानी पी लिया या नाइट का खाना खा लिया पड़ा, वो सब है ना, इस वजह से ना आपको ना फैलता है पोलियो। तो ये भी ध्यान रखना। पोलियो शरीर के ना अंगों में विकलांगता ला देता है, और ये एक लाइलाज बीमारी है क्योंकि इनका लकवापन ठीक नहीं हो पाता है। बचाव इनकी बीमारी का एकमात्र उपाय है। वैसे ना स्टूडेंट्स, में एक बात करूं तो मेरे साथ एक स्टूडेंट्स था, अभी KVS में लगा हुआ है वो सर। तो उनको भी पैरालिसिस हो रखा था। तो छोटी उम्र में ही उनके पेरेंट्स ने मतलब उनको इस चीज़ से बचा दिया। तो वो आज है ना उस पैरालिसिस से बहुत तरह से ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है, बीमारी बड़ी नहीं होती है, हमारे वो तरीके हैं ना वो अलग होने चाहिए। तो ये है। डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में सहमति बनी है। ये ना डॉल्फिन वैसे गंगा नदी में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, तो गंगा नदी में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन नदियों में पाए जाने वाले डॉल्फिन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के विशेषज्ञ मिलकर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। यह सहमति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक संगोष्ठी में बनी। इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय और सहयोग के माध्यम से इस डॉल्फिन के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। देखिए स्टूडेंट, संगोष्ठी क्या होती है? देखिए, संगोष्ठी सम्मेलन सम्मेलन संगोष्ठी का छोटा रूप है। संगोष्ठी में कोई भी, जैसे आर्थिक है, व्यापारिक है, शैक्षिक है, उस विषय पर मतलब सम्मेलन करना होता है, तो वो होती है संगोष्ठी। और सम्मेलन है ना, सम्मेलन छोटा, संगोष्ठी का छोटा रूप होता है। ये भी अपने आप में वो है। और आपको पता होगा, भारत में गांगी डॉल्फिन को 2009 में जलीय जीव घोषित किया है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है 2009 में
डॉल्फिन है। और जहाँ डॉल्फिन पाई जाती हैं वहाँ शुद्ध रूप से पानी होता है, इसीलिए डॉल्फिन को प्रोटेक्शन के लिए ये देश बढ़ावा दे रहे हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार है। तो ये डॉल्फिन है ना विशेष प्रजाति हैं और ये विशेष रूप से है ना एशिया, दक्षिणी अमेरिका की नदियों में पाई जाती हैं और ये प्रजाति तेजी से लुप्त हो रही है। तो ये इस कारण से उनको प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं ये देश। नीलकंठ भानु दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बने हैं। वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। ये नीलकंठ भानु हमारे इंडिया के ही हैं, हैदराबाद के हैं। इन्होंने मेंटल कैलकुलेशंस वर्ल्ड चैंपियन MCWC है ना, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियन MCWC में भारत में पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने यह चैंपियनशिप हाल ही में लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MSO में जीती हैं। इस प्रकार अब वो दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। उन्होंने शकुंतला देवी, स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञों के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। वैसे माइंड स्पोर्ट्स है ना 60 से अधिक विभिन्न खेल प्रतियोगिता, शतरंज, स्क्रैप, सात वंडर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इसे पहली बार 98 में आयोजित किया गया था। लियोन्स मेसी ने बार्सिलोना का छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। ये दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोन मेसी। तो इन्होंने ना एक बार फिर चर्चा में मेरी ने बार्सिलोना छोड़ने की बात जताई है। माना जा रहा है कि हाल ही में चैंपियन लीग में बार्सिलोना की बॉर्स म्यूजिनी के हाथों में हुई करारी हाथ के बाद मेसी ने कदम उठाए। 33 वर्षीय मेसी ने बार्सिलोना में रिकॉर्ड 6 बैलन डी'ओर पुरस्कार जीते हैं और क्लब को 10 स्पेनिश लीग खिताब और 4 चैंपियन लीग के ताज जीतने में मदद की है। वहीं दूसरे अन्य क्लब मेसी को अपनी टीम में शामिल करने की ओर देख रहे हैं, जिसमें मैनचेस्टर है, सिटी है, PSG है, मैनचेस्टर है, यूनाइटेड, इंटर मिलन है, यूवेंटस है, ये है। तो लियो मेसी फुटबॉल खिलाड़ी ये भी कभी कभी आ सकता है। गुजरात में गुजरात भूमि कब्जा निषेध विधेयक। गुजरात सरकार द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में गुजरात भूमि कब्जा विधेयक लाए गए है ना। इसका आशय कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया जाएगा। अभी विचार किया गया है, 6 महीने तक वो सब बातें होगी, उसके बाद में ये वो है। तो ये है ना। देखो नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी की गए। देखिए स्टूडेंट्स, नीति आयोग जो भी आंकड़े जारी करते हैं ना, तो उनको आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको प्रत्येक एग्जाम में एक UN जो आंकड़े निकालते हैं, उनकी संस्थाएं जो आंकड़े निकालती हैं, एक नीति आयोग जो आंकड़े निकालती है, वो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया गया है 26 अगस्त को है ना। इसका उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी कारकता को बढ़ावा देना, सुविधाजनक और नियामन ढांचा को प्रोत्साहन देना ही। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी व प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे है ना, EPI में ना टॉप है ना, तो इसमें ना गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे टॉप है। तो ये टॉप ही होंगे वैसे, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे टॉप होते हैं। वैसे आप है ना 2018 के सेकंड ग्रेड का पेपर देखेंगे ना, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आया था, उसमें एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था कि कौन सा राज्य विदेशी व्यापार में सबसे टॉप है, तो उसमें गुजरात आंसर सही था। तो ये आप ध्यान रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शीर्ष राज्य भी पूछ सकते हैं और कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं राज्यों की। तो इसमें ये ना 3 स्थान है, इन तीनों का शीर्ष स्थान है। EPI से पता चला है कि निर्यात विविधता, यातायात व्यवस्था, मूलभूत ढांचे के पैमाने पर अधिकांश भारतीय राज्यों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अधिकतर तटवर्ती राज्य हैं। तटवर्ती राज्य क्योंकि तटवर्ती होते हैं ना, उनका करने का कारण क्या होता है, तटवर्ती होते हैं, तो इनका व्यापार है ना नाव के माध्यम से, समुद्री माध्यम से देखो, या जहाज़ों के माध्यम से देखो, या फिर केरल का ये है, उड़ीसा का है, श्रीरंगपट्टनम है, महाराष्ट्र का है, और ये तो गुजरात तो फेमस है। गुजरात का तो वैदिक काल में देखो आप
सिंधु सभ्यता काल में देखो इनका तो वो मतलब डेवलपमेंट है, तो इस वजह से गुजरात को सिर्फ है ना मतलब वो है तो है ना, और अधिकतर तटवर्ती राज्य हैं, है ना। देखो और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें ना तो दिल्ली सबसे टॉप है, और उसके बाद में गोवा और चंडीगढ़ है ना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि विश्व बाजार में भारत का मजबूत निर्यातक बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईपीआई सूचकांक विभिन्न राज्यों की क्षमता को आंकता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है, निर्यात सूचकांक तत्परता सूचकांक आंकड़ों पर आधारित एक प्रयास है जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख केंद्र बिंदुओं की पहचान की जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, नीति आयोग ने निकाले इनकी सूचकांक, ईपीआई सूचकांक, और टॉप कौन सा था इसमें, और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप था। और वैसे ना प्रदर्शन भारत के सभी राज्यों का बहुत अच्छा था। देखो ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 9-7 नए सर्किल बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसने की? ये संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किल बनाने की घोषणा की है। तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? देखो प्रहलाद सिंह पटेल है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आते हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। तो उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में नए सर्किट बनाए गए। और श्री पटेल ने कहा कि नए सर्किट में त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ, ये तो है ना, ये वाले हिस्से उत्तर प्रदेश के, राजकोट सहित, राजकोट गुजरात का है, ये रायगंज मुझे थोड़ा कम पता है, तो ये है। उधमगढ़ में स्वदेशी उपकरणों की प्रदर्शनी का, ये आप थोड़ा देख लेना ये कहाँ के हैं, क्योंकि नए सर्किल है ना, साथ रीची है, रायगंज है, राजकोट है गुजरात का, जबलपुर मध्य प्रदेश का, सॉरी, झांसी उत्तर प्रदेश का है, मेरठ उत्तर प्रदेश का है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। उधमपुर में स्वदेशी उपकरणों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देखो ये सेना की उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोन्पा ने 26 अगस्त को उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में स्वदेशी उपकरणों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। तो इसमें ड्रोन प्रतिरोधी प्रणाली, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और स्थिति विशेष के बारे में जागरूक बनाने के उपाय और प्रशिक्षण में सहायक उपकरणों में प्रदर्शन किया गया है। देखो जीएसटी की ना 41 भी बैठक हुई है। जैसे जीएसटी हमारी 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी नियम लागू हो गया था हमारे, है ना। तो सही है, 1 जुलाई है आपका, 1 जुलाई 2017 को। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ना, इनकी बैठक 41वीं बैठक है ना 27 अगस्त को हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री, देखो अब वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। देखिए निर्मला सीतारमन में ना, देखो निर्मला सीतारमन ने इस बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को हुए राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे पर विचार किया गया है। जीएसटी कानून के तहत राज्यों को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून के पहले 5 वर्ष तक राजस्व में किसी के नुकसान के द्विमासिक क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई है। लद्दाख में पहला शहीद दिवस 27 अगस्त को मनाया गया था। यह ना बौद्ध संघ द्वारा आयोजित है ना सादे समारोह में विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहीदों ने लद्दाख को अनुसूचित जनजाति और केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिलाने संघर्ष के दौरान अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। जेम्स एंडरसन ने अपने टेस्ट कैरियर के 600 विकेट पूरे किए हैं। ये इंग्लैंड के हैं, सबसे तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन है। 25 अगस्त को अपने टेस्ट कैरियर को 600 विकेट पूरे कर लिए गए। इतिहास में 600 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे आखिरी मैच में प्राप्त की है। तो
कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और स्टूडेंट्स पूरा ध्यान से देखें। आप अगर आपने पूरा देख लिया तो पूरा वापस ध्यान से देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सूचकांक भी है, कुछ चीज़ें भी हैं जिसमें, तो आप है ना इसको स्किप मत करें और पूरा देखें। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।